ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों का स्वागत है ऑन विंसेंट सफलता की ओर पहला कदम। आज अपना जो ये सेशन है, ये एक जर्नल सेशन है, एक जर्नल टॉपिक पे मिशन गेट 2021 क्लियर। एंड इसमें हम लोग बात करने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। देखो, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिफरेंट डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट उनका अपना ओपिनियन हो सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या हो सकता है, यानी मैं क्या समझता हूँ। पिछले 7-8 साल से जैसे देखा जाए 7-8 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन में, या मैंने जैसे बीटेक 13 में टॉप AIR स्कोर किया था 2011 में एंड 2012 में, या जैसे मेरी स्टूडेंट जिन्होंने स्कोर किया आज डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो उनका जो सजेशन या उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है उनके बेसिस पे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। क्लियर। तो ये एक अपना फॉर्मल डिस्कशन है, ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट के आसपास, कोशिश करेंगे उससे पहले ही हो जाए। तो इसमें जो जर्नल स्ट्रेटजी है रिगार्डिंग गेट एग्जामिनेशन और जो अभी चेंजेस हुए हैं, जैसे अभी 1-2 दिन पहले जो IIT बॉम्बे ने एग्जाम के पैटर्न या पेपर के पैटर्न को जो चेंज किया है और एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, तो उस पर भी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। क्लियर। एंड ये सेशन जो है वो हर एक स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो सेकेंड ईयर में हो या आपका थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर या पास आउट स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर एक जनरल स्ट्रेटजी हम लोग देखेंगे कि क्या अपन कर सकते हैं। और अभी भी अपने पास अगर देखा जाए तो आज जिस दिन मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज आप 9 अगस्त है और आपका 7 या 8 फरवरी को आपका एग्जाम होने वाला फाइनल जो गेट का है, जो अभी डेट आई हुई है। बट कोविड-19 के इशू की वजह से मे भी ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा बहुत डेट जो है वो अभी सफल हो, तो वो तो अपन अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। बट अभी का जो करंट सिनेरियो उसके अकॉर्डिंग जो है आपका मिनिमम जो है अभी अपने पास 6 मंथ के आसपास टाइम अवेलेबल है। तो इस 6 मंथ टाइम में अपन कैसे अच्छा करें, कैसे प्लानिंग करें, स्ट्रेटजी कैसे प्लान करें जिससे अपनी एक बढ़िया रैंक आ जाए, इवन डबल डिजिट या सिंगल डिजिट या फर्स्ट रैंक के लिए भी हम लोग जा सकते हैं। और एक मीडियम बच्चा जो एक मीडियम स्टूडेंट जो है वो भी एक बढ़िया प्लानिंग के साथ, जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अगर 6 मंथ डेडिकेटेड प्लान करता है और पढ़ाई करता है, तो उसका भी बढ़िया एक रैंक आ सकता है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में। क्लियर। तो लास्ट तक बने रहिएगा एंड प्लीज दोस्त शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। क्लियर। क्योंकि आपके कंट्रीब्यूशन की वजह से ही हम ग्रोथ करेंगे। क्लियर। जैसे नई नई चीज़ें जो है हम लाने में कैपेबल होंगे। चलिए, तो हल्का सा मैं एक बार गेट के पेपर के बारे में बोल देता हूँ, जो अभी करंट स्ट्रक्चर है गेट के एग्जाम का पेपर का। तो अगर देखा जाए तो गेट जो है एक ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट है इन इंजीनियरिंग। क्लियर। नाम से ही जैसा कि क्लियर है। तो अगर अपन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है कि अगर गेट एग्जाम का अगर अपन मार्किंग स्कीम देखें, जो अभी अभी रिसेंट जो चेंजेस हुए हैं उसके अकॉर्डिंग एक बार अपन गेट का देख लेते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट हैं, कुछ साइंटिफिक पॉइंट के बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ 10 पॉइंट हैं जिनके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि कैसे अपन प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटजी को प्लान करें। क्लियर। ये 10 पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो आज की अपनी स्ट्रेटजी है रिगार्डिंग द गेट प्रिपरेशन। क्लियर। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो देखा जाए अगर तो गेट का जो पेपर अपना होता है उसमें कंप्लीट 65 क्वेश्चंस होते हैं, जो कि 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। क्लियर। तो ये जनरल आइडिया सभी के पास है ऑलरेडी। क्लियर। 65 क्वेश्चन है जिसमें 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके वर्बल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो आपकी क्वांट और इंग्लिश है उसमें डेडिकेटेड होते हैं। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन जो होते हैं ये आपके 1 मार्क्स के होते हैं एंड 5 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं। रेस्ट ऑफ 55 क्वेश्चन आपके टेक्निकल काउंट होते हैं, यानी मैथमेटिक्स जो है 15 मार्क्स की वो टेक्निकल में काउंट होती है बेस्ड ऑन पेपर चूजन। क्लियर। जो भी आप पेपर चूज करते हो, जैसे आप मैकेनिकल चूज करते हो या आप केमिकल या सिविल या EEC। क्लियर। तो रिमेनिंग 70 मार्क्स का आपका कोर टेक्निकल होता है, 15 मार्क्स का मैथमेटिक्स हो गया एंड 15 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड हो गया, जिसमें इंग्लिश एंड क्वांट हो गई। क्लियर। द टेक्निकल सेक्शन एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेक्शन विल कलेक्टिवली कंसिस्ट ऑफ 25 मार्क्स ऑफ 25 जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के होते हैं एंड 30 क्वेश्चन जो हैं ये आपके जो है ये 2 मार्क्स के होते हैं। तो ये मैथमेटिक्स और टेक्निकल मिला के 85 का हो गया एंड 15 आपके जनरल एप्टीट्यूड के हो गए।
क्लियर, ऑल द सेक्शन विल हैव बोथ एमएसक्यू। क्लियर, ये नया इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है, वन से ज्यादा आंसर जिसमें करेक्ट होते हैं। क्लियर, एक से ज्यादा में भी आंसर क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। तो एमएसक्यू हो गया। क्लियर, मल्टीपल सेलेक्ट अ क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू हो गया, एंड न्यूमेरिकल डेटा टाइप क्वेश्चन जो है नेट्स हो गया, नेट्स। क्लियर, तो ये थोड़ा सा देखो, पहले क्या होता था, पहले आपका एम सी क्यूज होते थे और प्लस का जो है वो नेट्स होता था, पहले नेट्स होता था। अभी अगर देखा जाए तो अभी जो एम एस क्यूज हो गया, आपका एम एस क्यूज हो गया, एम सी क्यूज हो गया। क्लियर, एंड प्लस का जो है वो नेट्स हो गया। अभी का अगर देखा जाए तो ये करंट पैटर्न है एग्जाम का, और ये पहले हुआ करता था। तो अभी मेरे अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछते हो तो अभी एग्जाम का लेवल जो है वो पहले के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है। क्लियर, एमएसक्यू की वजह से पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, दूसरा, नेट्स में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एमएसक्यू में भी सिमिलरली कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट सीक्यू में जो है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर, यानी अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो माइनस का 0.3333 मार्क्स नेगेटिव काउंट होंगे, और 2 मार्क्स का है तो माइनस का 0.666 मार्क्स जो है वो एज अ नेगेटिव यानी पेनाल्टी में काउंट होने वाला है। क्लियर, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एमएसक्यू एंड नेट्स। तो ये एग्जाम का करंट पैटर्न है जो अभी 2021 में होने वाला है, जो आईआईटी बॉम्बे ने नोटिफिकेशन जो रिलीज किया है। क्लियर, आगे चले अगर तो पहला जो अपना पॉइंट है, क्लियर, पहला पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, इस फॉर्मल डिस्कशन को। तो पहला पॉइंट है, हाउ मैनी आवर नीड टू स्टडी इन ईच अ डे। क्लियर, मान लो सपोज दैट हम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर, किसी भी एग्जाम को अपन देखें, किसी भी एग्जाम को अगर अपन देखें, चाहे वो गेट का एग्जाम है या पब्लिक सेक्टर का एग्जाम है या अपना सेमेस्टर का एग्जाम है। क्लियर, और पहले भी होता था जब हम लोग आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करते थे तब भी माइंड में एक क्वेश्चन रहता था, और जब भी कभी हम किसी टॉपर से मिलते हैं या जिसने कभी एग्जाम निकाला होता है, चाहे वो रिलेटिव हो, कजिन हो, ब्रदर हो, या अपना कोई सीनियर हो या कोई दोस्त हो, तो हम एक ही क्वेश्चन उससे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि आप कितने घंटे पढ़ते थे, हाउ मैनी आवर यू शुड गिव फॉर द प्रिपरेशन इन ईच अ सिंगल अ डे। कितने आवर आप डेली डेडिकेटेड वे में स्टडी करते थे। देखो, मैं इस क्वेश्चन का आंसर हमेशा आपको बताता हूं, इससे पहले भी जो मैंने सेशन लिया है उसमें भी मैंने आपको गाइड किया है। क्लियर, इस क्वेश्चन का आंसर दे पाना और आपको फॉलो कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो, पहला रीजन ये होता है कि जो पर्सन टू पर्सन जो प्रिपरेशन का जो लेवल होता है वो वैरी करता है। देखो, मान लो सपोज डेट आपका दोस्त है, उसका माइंड सम डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, आपका डिफरेंट लेवल पे हो सकता है, या उसका कम होगा, आपका ज्यादा होगा, या उसका ज्यादा होगा माइंड का लेवल, या आपका कम होगा। क्लियर, तो पहली चीज तो ये कि उसका नंबर ऑफ आवर या उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको फॉलो नहीं हो पाएगी या आप फॉलो नहीं कर पाओगे। क्लियर, रही बात कितने आवर हमें पढ़ना चाहिए एक सिंगल डे में, तो मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं कि अपना प्रिपरेशन का जो स्ट्रेटजी है वो आवर बेसिस पे आप जो है वो डिसाइड मत करिए, आप डिसाइड करिए टॉपिक बेसिस पे, सब्जेक्ट बेसिस पे, छोटे छोटे सेक्शन के बेसिस पे, छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं उनके बेसिस पे आप अपनी प्लानिंग करिए। मान लो सपोज दैट अगर आज से देखा जाए तो आपको गेट एग्जाम के लिए 6 मंथ आपके पास अवेलेबल है। क्लियर, और इस सेशन में हम लोग गेट ओरिएंटेड ज्यादा बातें करने वाले हैं, तो 6 मंथ आपके पास अवेलेबल। अब 6 मंथ में अगर देखा जाए तो 1 मंथ में रख देता हूं टेस्ट सीरीज के लिए और 1 मंथ में रख देता हूं रिवीजन के लिए। क्लियर, और जिस समय आप टेस्ट पेपर भी दे रहे होगे और टेस्ट सीरीज जब आप फॉलो कर रहे होगे उस टाइम पे भी आप रिवीजन कर रहे होगे टॉपिक को, तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो 2 मंथ मिल जाएगा रिवीजन के लिए। तो 4 मंथ अभी भी आपके पास सब्जेक्ट को देखने का टाइम है। अभी 4 महीने में आप कोशिश क्या करो कि डेली जो है मतलब जैसे इस 4 मंथ के ब्लॉक को जो है वो 10 दिन, 15 दिन या 1 वीक में आप डिवाइड करो। जैसे मान लो आपने 10-10 दिन डिवीजन दिया, 10-10 डेज के ब्लॉक बनाए, और पहले उस सब्जेक्ट को आप प्लान करो जो सब्जेक्ट ज़्यादा वेटेज रखता है कीट में। जैसे मान लो सपोज दैट अगर अपन टेक्निकल की पहले बात करें, फिर नॉन टेक्निकल कैसे प्लान करना है, मैथ एंड एप्टीट्यूड, वो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे मैं मैकेनिकल ब्रांच की बात करूं तो मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा वेटेज जो रखता है जैसे प्रोडक्शन रखता है, ऑलमोस्ट हर एक साल 14 से 15 नंबर का आता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि प्रोडक्शन आप पहले करो, या प्रोडक्शन ठीक है थोड़ा थ्योरेटिकल है तो मैं उसको तो
पीछे पुशअप कर दे रहा हूँ। तो अगर जैसे लिंक सब्जेक्ट है उसको अगर अपन पहले लेके आए, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स है, 9 से 10 नंबर का हर एक साल आता है, क्लियर। तो 9 to 10 मार्क्स आने की वजह से आपको फ्लूइड को प्रियोरिटी देना कंपलसरी है। या आप थर्मोडायनेमिक्स देखो तो 8 से 9 मार्क्स का थर्मोडायनेमिक्स भी आता है, और इससे रिलेटेड कई सारे सब्जेक्ट भी जुड़े हुए हैं, जैसे आपका रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग हो गया, आपका पावर प्लांट अब गेट में पूरा हो गया है, क्लियर है, क्योंकि अभी जो करंट सिलेबस आया उसमें जो आपका कंप्रेसर है वो भी आ गया है, एंड ब्रेटन एंड सॉरी आपका ये स्टीम एंड गैस टरबाइन जो ये भी आपका इंक्लूड हो गया है। तो इसकी वजह से सिलेबस आपका जो थर्मो पे रिलायबल जो टॉपिक है जो डिपेंड कर रहा है वो पावर प्लांट भी हो गया, आरईसी हो गया, आईसी इंजन हो गया, एचएमटी हो गया। एचएमटी भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत थर्मो के कॉन्सेप्ट इसमें अपन यूज कर लेते हैं। तो अगर आप थर्मोडायनेमिक पहले कर लेते हो तो ये सब्जेक्ट के ऑप्शन भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं, क्लियर। तो ये सोम कर लेते हो, सोम बेसिक सब्जेक्ट है, 8 से 9 नंबर का आता है, उसमें मशीन डिजाइन पूरा का पूरा बेस्ड है। तो ऐसे अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपका बेटर तरीके से चीजें जो हैं वो आगे बढ़ती है। मैकेनिक्स अगर मैकेनिक्स कर लेते हो तो उससे आपको थ्योरी ऑफ मशीन को समझने और समझाने में आसानी हो जाएगी। तो वो अगर आप पहले करते हो तो आपका बेस जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है दोस्त, क्लियर। तो आप प्लानिंग ऐसे करो कि 10-10 दिन की, एक हफ्ते की, 15 दिन की जो है वो आप प्लानिंग रखो, और टाइम ओरिएंटेड आप सब्जेक्ट को मत देखो। देखो टाइम ओरिएंटेड अगर आप देखोगे तो कोई बोलेगा 10 घंटे पढ़ लो, कोई बोलेगा 12 घंटे पढ़ लो। अब सपोज दैट अब 12 आवर तो पढ़ते हो, लेकिन जो एग्जाम की नीड है और जो बचा हुआ टाइम है उतने टाइम में आप उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो आपको और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन आपका टाइम पे ही लगा रहेगा, उसके कैलकुलेशन में। और वो भी अगर आप करते हो तो 15 से 20 मिनट आप डेली वेस्ट करोगे टाइम के कैलकुलेशन में। माइंड में टाइम 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 रोटेट होता रहेगा, और अगर आप क्वेश्चन पे उस 15-20 मिनट में तो 4-5-10 क्वेश्चन भी कर लोगे, और टॉपिक अगर रोटेट करेगा तो वो रिविजन की तरह आपका वर्क करेगा, क्लियर। तो टाइम आवर के लिए मत जाइए, मैं यही आपको बोलूंगा। छोटे छोटे सब्जेक्ट की प्लानिंग करिए, डे बाय डे बेसिस पे अपने से कमिट करिए कि आज जो है मुझे थर्मो का ये टॉपिक खत्म करना है, उसमें चाहे 5 घंटे लगे चाहे 10 घंटे लगे। या सपोज दैट आपने मॉर्निंग में डिसाइड किया कि मुझे 50 क्वेश्चन बढ़िया वाले स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के प्रैक्टिस करने हैं। अब वो 50 क्वेश्चन जो है अगर 5 घंटे में भी हो जाए तब भी मोर देन इनफ है, 10 घंटे में हो रहे हैं तब भी वो आपके लिए वो है कि वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब देखो जब टारगेट फिक्स करो तो पहले थोड़ा सा टारगेट जो है वो ऐसा मत फिक्स हो कि 2 क्वेश्चन का टारगेट ले लो और 10 मिनट में वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद फिर आप घूमने लगे। टारगेट थोड़ा सा आप जेन्युइन टारगेट रखो, और अपने आप देखो आपसे बेटर आपको कोई नहीं समझता है, तो जो आपकी कैपेबिलिटी है उससे थोड़ा सा 10% बढ़ा के टारगेट अपने आप को दो, और शाम को सोते समय उस टारगेट को रिव्यू करो कि जो हमने मॉर्निंग में टारगेट अपने लिए गोल सेट किया था क्या वो हमने अचीव किया क्या, और क्या क्या अपने को आज प्रॉब्लम दिन में फेस करनी पड़ी, क्लियर। तो वैसा करोगे डेली रिव्यू सिस्टम, और ये तो थोड़ा सा आपको प्रॉपर तरीके से सब्जेक्ट को प्लान करने में आसानी होगी। तो आवर बेसिस पे मत जाइए, टॉपिक या सब्जेक्ट बेसिस पे आप प्लानिंग करिए, क्लियर। तो आपको बेटर तरीके से वो आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हाउ मैनी सेकंड जो आपका पॉइंट है वो ये कि हाउ मैनी एंड हाउ एंड वाई, क्लियर। आई शुड स्टडी फॉर 8+ आवर इन अ सिंगल डे, क्लियर। तो मैं फिर से आपको वही बोलूंगा जैसे मैंने पहले सेक्शन में आपसे डिस्कस कर रहा था कि आवर पे आप कंसंट्रेट मत होइए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपने को एक ऑनेस्ट वे में अगर आप टारगेट दोगे तो आप चाहे जितने टैलेंटेड हो आपको मिनिमम 8+ आवर के लिए जाना पड़ेगा, क्लियर। कहीं ना कहीं अगर आप अपने को सही से टारगेट फिक्स करके देते हो कि आज मुझे 50 क्वेश्चन सोम के करने हैं, तो 50 क्वेश्चन सोम के करने के लिए बढ़िया वाले क्वेश्चन आपको 4-5 घंटे का टाइम दोस्त लगेगा, क्लियर। प्रॉपर तरीके से अगर समझ के कर रहे हो, रट रहे हो तो मे भी जल्दी भी हो सकता है, और भी थोड़ा सा रिवीजन और मैं अभी आपको आगे सेशन में बताने वाला हूं, जैसे मैथ एंड एप्टीट्यूड के लिए अगर आप प्लानिंग करते हो तो आपको मिनिमम 8+ आवर के लिए जाना पड़ेगा, मिनिमम 8+ आवर के लिए। अब ये 8+ आवर आप कैसे निकाल सकते हो इफेक्टिव वे में, कैसे आप 8+ आवर जो है इफेक्टिव वे में आप निकाल सकते हो, वो थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पहले भी बताया था, जैसे मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं थोड़ा सा नाइट में प्रेफर करना ज्यादा सुटेबल समझता था, लेकिन मैंने आपको उन सेशन में बोला था ये कि नाइट में पढ़ना थोड़ा सा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो ड्रॉप होने लगती है, माइंड की जो शार्पनेस होती है वो रिड्यूस होती है, और कहीं ना कुछ हेल्थ के इशू आते हैं। तो इसीलिए नाइट में थोड़ा सा पढ़ना अवॉइड करिए और दिन में फोकस करिए। तो जैसे मैंने ये बोला था कि अर्ली जो है इवनिंग में अगर आप डिनर कर लेते हो 7 से 8 बजे तक, तो उसके बाद 1-2 घंटे पढ़ के 10 बजे अगर आप सो जाते हो, तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप उठते हो, मान लो सपोज दैट मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 4 बजे उठिए, अगर 5 बजे या 6 बजे
मॉर्निंग में अगर आप उठते हो और 10-15 मिनट में अगर प्रिपेयर हो गया, आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, क्लियर, और मॉर्निंग में अगर जो है वो 4+ आवर अगर आप निकाल ले जाते हो या 4 आवर के आसपास अगर आप पढ़ लेते हो, तो 10 बजे तक आपका जो है वो ऑलमोस्ट 4 आवर के आसपास डेडिकेटेड वे में और बिल्कुल कंसंट्रेटेड माइंड से जो है वो आपकी स्टडी हो जाती है। फिर दिन में क्या होगा, फिर 10 बजे मान लो आप अपना डेली रूटीन शुरू करते हो, नहाना वाना एंड लंच करते हो, क्लियर, लंच वंच करते हो या ब्रेकफास्ट करते हो, एंड ब्रेकफास्ट के बाद फिर आप 2-3 घंटे अगर आप निकाल लेते हो 2 या 3 आवर के आसपास, तो आपका ऑलमोस्ट जो है 5 से 6 घंटे 6 घंटे के आसपास मिनिमम आपका हो गया होता है। एंड उसके बाद फिर जो है लंच करने के बाद आप हाफ एन आवर का जो है या 1 घंटे के आसपास अगर आप ब्रेक भी ले लेते हो, रेस्ट ले लेते हो, उसके बाद फिर उठते हो, फिर 2-3 घंटे के आसपास अगर आप पढ़ लेते हो, तो इवनिंग 6 से 7 बजे तक का, 5 से 6 बजे तक अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका जो है 8 से 9 आवर के आसपास आपका स्टडी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप बढ़िया डिनर करिए, और डिनर के बाद 1-2 घंटे अगर आप फिर निकाल लेते हो, तो आपका मिनिमम जो है वो 10+ आवर जो है वो डेली आपकी स्टडी हो जाएगी। तो एक इफेक्टिव जो प्रिपरेशन होना चाहिए आपकी तरफ से, वो आपका जो है प्रॉपर बैलेंस वे में और बिल्कुल बिना हेक्टिक लोड के प्रॉपर तरीके से आपका हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आप फॉलो कर सकते हो। और दूसरा, जब भी आप पढ़ने बैठो, ये अभी मैं आगे भी आपको बताने वाला हूं, तो कॉन्टिन्यूअस जो है वो लॉन्ग आवर को अवॉइड करो, क्लियर। तो वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कैसे और क्यों। तो जो है वो आप 10 आवर के लिए जा सकते हो, 10+ आवर के लिए, या जो भी आप दिन में टारगेट सेट करोगे वो प्रॉपर तरीके से आप मैच कर लोगे, क्लियर। तो ये आप ऐसे प्लानिंग अपनी कर सकते हो, मॉर्निंग में जैसे 4 घंटे, और उसके बाद फिर आप ब्रेकफास्ट और ये करने के बाद फिर 2-3 घंटे के लिए जा सकते हो, एंड देन लंच एंड थोड़ा एक रेस्ट लेने के बाद 2 घंटे 1 घंटे के आसपास, एंड फिर शाम को थोड़ा सा वॉक एंड डिनर करने के बाद 2-2.5 घंटे के आसपास फिर आप पढ़ सकते हो। तो ये प्रॉपर आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से जो मुझे सुटेबल लगता है। तो ऐसे आप जो है वो प्लानिंग कर सकते हो दोस्त, ऐसे आप ये प्रॉपर तरीके से जो है वो प्लानिंग कर सकते हो, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट अगर अपन डिस्कस करें, तो कई सारे लोगों से, जैसे मैं भी डिस्कस करता रहता हूं, कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि कंटिन्यूअस अगर अपन स्टडी करें तो क्या ये माइंड के लिए स्कैरी होता है, क्लियर, माइंड के लिए कहीं ना कहीं क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे पता है दोस्त, यस, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आप बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन की स्टडी करते हो, देखो आप भी ह्यूमन बीइंग हो, हम भी दोस्त ह्यूमन बीइंग है, तो अगर लगातार आप बॉडी को वो करोगे, एक तरह से टॉर्चर करोगे, तो बॉडी का जो परफॉर्मेंस है या जो बॉडी का जो आउटपुट है वो कहीं ना कहीं ड्रॉप होने वाला है। जैसे आप सपोज दैट मोटरसाइकिल से जा रहे हो और कंटिन्यूअसली आप मोटरसाइकिल से 3 घंटे अगर आप चला दो, तो मोटरसाइकिल का इंजन फिर क्या होने लगता है बोलो, अब प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। मे भी कहीं ऐसा भी हो सकता है पिस्टन में थर्मल एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो जाए कि आपका जाम कर जाए और सडनली आप एक्सीडेंट हो जाए, क्लियर। तो वो सब अवॉइड, वैसे आपका ह्यूमन बॉडी नेचर है, क्लियर। आप कंटिन्यूअसली पढ़ते जा रहे हो कंटिन्यूअसली, तो मे भी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्लियर। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लॉन्ग आवर की स्टडी को अवॉइड करो, और हमेशा एक 45 मिनट से 50 मिनट के ड्यूरेशन का आप जो है वो प्लानिंग करो। 45 से 50 मिनट के ड्यूरेशन की प्लानिंग करो, और 45 एंड 50 मिनट के बाद 1-2 मिनट का आप ब्रेक लो, बाहर जाओ, थोड़ा सा फ्रेश ऑक्सीजन इनटेक करो, एंड मुंह धुल लिया या थोड़ा सा पानी ड्रिंक कर लिया, वाटर ड्रिंक कर लिया, 1-2 ग्लास पानी पी लिया, या कुछ खाने वाने को है तो थोड़ा सा खावा लिया, तो फिर से चार्ज हो गए उस टाइप से, और फिर से जो है अपनी स्टडी को जो है वो आप कंटिन्यू करो। ऐसे अगर आप प्लानिंग करते हो, क्लियर, 45 मिनट या 50 मिनट का बीच में क्लास लेने के बाद अगर एक छोटा सा 2-3 मिनट का अगर आप ब्रेक आप लेते हो, 2-3 मिनट या 5 मिनट का, तो उस वे में जो बॉडी या माइंड जो होता है वो प्रॉपर वे से जो है वो काम करता है, एंड एक प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ जो है वो वर्क करना शुरू करता है। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आप में भी देखते हो, जो स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो आधे घंटे 1 घंटे के आसपास माइंड अपना बहुत बढ़िया चलता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिप्रेसिंग माइंड के जो शार्पनेस है वो ड्रॉप होने लगती है, और मन करता थोड़ा सा बाद में करेंगे क्वेश्चन, आलस आना शुरू हो जाता है। कोई लंबी सी कैलकुलेशन होती है तो उसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है बाद में कर लेंगे, ऐसे वैसे, तो एनर्जी आपका ड्रॉप होने लगता है। तो जैसे ही आपका एनर्जी ड्रॉप होना स्टार्ट हो, उससे पहले आप एक ब्रेक ले लो और फिर से एनर्जी के लेवल को बढ़ाओ, और फिर आप जो है स्टडी को अपनी कंटिन्यू करो। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो 3 आवर का स्टडी कंटिन्यूअस नहीं करना चाहिए, क्लियर। एंड फिर कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर हमें पेपर 3 घंटे का देना है, तो कैसे हम वहाँ बैठेंगे, कैसे हैबिट कैसे होगी, तो वो मैं आपको बताऊंगा जब आप टेस्ट सीरीज एंड टेस्ट पेपर प्लान करोगे। आज मैंने पहले भी बोला है 20+ जो है वो आप टेस्ट सीरीज दोगे, 20+ जो है
वो आप टेस्ट सीरीज आज जब लिखोगे क्लियर, तो वहां से आपको प्रॉपर हैबिट बन जाएगा 3 घंटे पेपर देने का, बैठने का, और उस 3 घंटे के टाइम को मैनेज करने का। अभी से आप मैनेज मत करिए, अभी 4 महीने तो आपके लिए पढ़ाई, माइंड अपना शार्प करिए और फिर पेपर की बात करना। तो पहले तो माइंड शार्प करो क्लियर, 50-50 मिनट के ब्लॉकेज बनाइए और 4-5 मिनट जो है उसमें जो है आप रेस्ट लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट अगर अपन देखें, वाई शुड वी नीड टू स्टडी फॉर अ लॉन्ग आवर कंटिन्यूअसली, वही चीज मैं अभी भी डिस्कस कर रहा था, वही फिर से मैं आपको बोलूंगा कि अपन अगेंस्ट है इसके। क्लियर। मुझे नहीं लगता है, मैं इसके फेवर में नहीं रहता हूं, मैं इसके अगेंस्ट रहता हूं हमेशा, नॉट इन फेवर। क्लियर, नॉट इन अ फेवर। क्लियर, मैं इसके फेवर में नहीं हूं। आप कंटिन्यूसली जो है लॉन्ग आवर की पढ़ाई करें, इसके फेवर में मैं नहीं हूँ दोस्त। और ये आपने देखा भी होगा, जब बचपन में आप स्कूल जाते थे तो स्कूल में जो है वो 45 मिनट एंड हाफ एन आवर के जो है वो लेक्चर डिज़ाइन किए जाते थे। क्लियर। और एक लेक्चर से दूसरे लेक्चर के बीच में घंटी लगती थी, तो मास्टर के आने में भी 2-4-5 मिनट का टाइम लग जाता था। क्लियर। तो उसमें क्या होता था, थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स कर लेते थे, तो दूसरे एक टीचर गया, दूसरे टीचर के या सब्जेक्ट स्टार्ट होने के बीच में थोड़ा सा टाइम मिल गया, तो अपन फिर से प्रिपेयर हो जाते थे। किसी को पानी पीना है, किसी को कहीं भी कुछ भी एक्सरसाइज जो भी करना है, क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम फिर से दूसरे सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते थे। तो वही चीज़ मैं आपको भी अभी भी समझाता हूँ, वही चीज़ मैं आज भी आपको बताता हूँ कि लॉन्ग ड्यूरेशन की पढ़ाई को अवॉइड करो, और इसकी अपने को ज़रूरत नहीं होती है, दिखाना नहीं हमें किसी को, हमें अपने माइंड की शार्पनेस को डेवलप करना है, माइंड की शार्पनेस को बढ़ाना है। तो ये थोड़ा सा आप अवॉइड करिए। क्लियर। अगर आप कर सकते हो क्लियर, तो आप अवॉइड करिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्लियर। अब देखो, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में फेमस होता है, 1 नाइट फाइट। क्लियर। एक स्टेटमेंट चलता है 1 नाइट फाइट, मैंने तो एक दिन में पढ़ाई करके इतने मार्क्स स्कोर कर लिया या समथिंग, और मैं पूरे सेमेस्टर अगर पढ़ता तो पता नहीं क्या कर देता, कुछ नहीं कर पाता, तो उतना ही आता जितना आया है। क्लियर। थोड़ा बहुत 1-2% का वेरिएशन देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो होता क्या है, कभी आप समझो, कभी आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि जब एग्जाम का टाइम होता है या एग्जाम की वो रात जब आती है, क्लियर, तो उस रात में क्या होता है कि माइंड जो है वो सुपरसोनिक स्पीड से चलता है। आंखों के सामने से अगर अपन कुछ भी पास कर दे तो वो 10 घंटे 15 घंटे की वैलिडिटी के साथ आपको मेमोराइज हो जाता है। वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट अगर जिस दिन सेमेस्टर स्टार्ट हुआ होता है उस दिन अगर आपसे बोला जाए पढ़ो और बताओ ये क्या है, क्लियर, तो आपको बोरिंग लगता है, आपको समझ में नहीं आता है, आपको बहुत ही डरावना टाइप का वो टॉपिक लगता है। क्लियर। आपका मन नहीं लगेगा, नींद आना शुरू हो जाएगा, या इंटरेस्ट ही नहीं होता उस टॉपिक में। क्लियर। या अगर आप पढ़ते भी हो, शुरुआत में आपने देखा होगा कि जब आप पढ़ते हो तो 2-3 घंटे में थक जाते हो, लेकिन जब आखिरी रात आती है और उस दिन जब आप पढ़ाई करते हो तो रात भर जगते रहते हो, नींद का कहीं पता ही नहीं चलता है, बिना चाय और बिना मैगी या बिना कॉफ़ी के जो है रात भर आप जग जाते हो। क्लियर। यहाँ पर तो ऐसा होता है कि रात भर अगर आप चाय भी पियो सेमेस्टर के स्टार्टिंग में, कॉफ़ी भी पढ़ो, तब भी नींद आ जाती है, सो जाते हैं, खड़े खड़े पढ़ोगे तब भी सो जाओगे, इतना लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। क्लियर। लेकिन उस रात में अगर देखोगे तो लेट की भी पढ़ोगे तब भी नींद नहीं आएगी, समथिंग ऐसी। तो होता क्या है, क्लियर, कभी आपने ऑब्जर्व किया ऐसा क्यों होता है लास्ट में, और ये हम पहले कैसे कर ले। आज अगर अपने को पहले जिस दिन सेमेस्टर शुरू हुआ या जिस दिन हम एग्जाम के प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, गेट टीएससी या जिस भी एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, अगर उस दिन अपने को ये स्ट्रेटजी मिल जाए और उस लेवल पे अपना माइंड वर्क करने लगे, तो 6 महीने का तो सिलेबस होता ही नहीं है, अपन तो 2 महीने 2.5 महीने में ही खत्म कर देंगे। तो ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते हैं। देखो, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जो है वो टाइम को लेके होती है, माइंड में हमेशा ये चलता रहता है कि मैं 2 घंटे काम कर लिया, थक गया, समथिंग ऐसे कुछ, और लास्ट में जब अपन जाते हैं तो माइंड में टाइम नहीं होता, टॉपिक होते हैं। क्लियर। वही मैं आपको पहले पॉइंट में भी बता रहा था कि जब आप टाइम ओरिएंटेड स्टडी करोगे तो माइंड उस लेवल पे काम नहीं करेगा, समथिंग लाइक मजदूर की तरह काम करना शुरू कर देगा कि 8 घंटे पढ़ना है तो 8 घंटे वो देखेगा, फिर उसके बाद जितना भी आप किताब या बुक खोल के बैठे रहोगे उतने टाइम वो फर्जी में बस देखता रहेगा, बोल आपको भी वो क्या करेगा, चीट करेगा। क्लियर। तो वैसा ना हो तो टाइम पे आप फोकस ही मत रखो, आप अपने माइंड को टारगेट दो कि मुझे ये करके दीजिए आज दिन भर में, या आप अपने अंदर इतना स्टोर करके रखिए, तो वो उसी के बिहाफ पे क्या करेगा, वर्क करेगा। क्लियर। टाइम ओरिएंटेड नहीं रहेगा। तो वही मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जो है पहले दिन जो है से अगर आप जो है वो टॉपिक ओरिएंटेड अपनी प्लानिंग या स्ट्रेटजी को रखोगे, चाहे आप सेकंड ईयर में हो यानी प्री फाउंडेशन बैच में, चाहे आप थर्ड ईयर में हो यानी फाउंडेशन बैच में, और चाहे आप फाइनल ईयर में हो यानी टारगेट बैच में, और चाहे पास आउट हो गए वो मेगा टारगेट बोल सकते हो। क्लियर। तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं प्रिपरेशन का जो प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी होना चाहिए वो सब्जेक्ट एंड टॉपिक को लेके होना चाहिए, ना कि टाइम या आवर को
होने के। क्लियर? तो वो आपको करना है, ये आपको अवॉइड करना है और ये आपको बेस्ट तरीके से, और ये पहले दिन से डे वन से जो है, वन डे जैसे अगर देखा जाए तो पहले दिन से आपको ये फॉलो करके चलना है, ये फॉलो करना है, ये आपको फॉलो फ्रॉम फर्स्ट अ डे ऑफ प्रिपरेशन, फ्रॉम फर्स्ट अ डे ऑफ प्रिपरेशन। पहले दिन प्रिपरेशन से आपको ये फॉलो करके चलना है, फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन। पहले दिन से ही फॉलो करोगे तभी आपका कुछ होने वाला है। क्लियर? तो ये एक वो हो सकता है। नेक्स्ट आप देखो 6 पॉइंट अगर अपन देखें यहाँ से, तो ये कुछ बोला जाता है कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक प्रॉब्लम रहता है, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो थर्ड सेमेस्टर के हों, जैसे अभी फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चे हो गए या सेवन सेमेस्टर के बच्चे हो गए फाइनल ईयर के। तो अभी तो कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा जो है वो कॉलेज नहीं खुल रहे हैं, या जब भी आपके री ओपन होते हैं कॉलेजेस या स्कूल, तो एक प्रॉब्लम होता है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट कैसे टाइम को मैनेज करे, क्योंकि उसका जो क्वालिटी टाइम है वो कॉलेज में जाने वाला है 9 से 5 या जो भी आपका कॉलेज का शेड्यूल है। एंड तो वो कैसे मैनेज करें, तो मैं उनके लिए हमेशा यही बोलता हूँ, देखो आप ऐसी प्लानिंग करो, जैसे मान लो आप थर्ड ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, तो आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो गेट के सिलेबस में है। मान लो सपोज दैट आप थर्ड सेमेस्टर में हो, तो थर्मोडायनेमिक हो गया, सोम हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, कुछ प्रोडक्शन का टॉपिक होगा जो गेट में है। तो ये टॉपिक आप सेमेस्टर वाइज मत करो, ये टॉपिक आप एक बढ़िया बुक से, बढ़िया वीडियो से, या जो भी आपका सोर्स ऑफ स्टडी है, प्रॉपर तरीके से वहां से उनको प्लान करो। क्लियर? प्रॉपर तरीके से उनको प्लान करो और उनको सेमेस्टर नहीं, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। सेमेस्टर तो आपका ऑलरेडी मैनेज हो जाएगा, आपका गेट भी मैनेज होते चल रहा है। एंड दूसरा क्या होता है कि जो क्वालिटी टाइम आपका कॉलेज में है, तो कॉलेज में जब आप जा रहे हो तो कोशिश करो क्लास में जब बैठे हो, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लेक्चर ऐसे भी होते हैं जो हमें नहीं पसंद होते हैं, या हमें आते होते हैं। क्लियर? हमें आते होते हैं या हमें पसंद नहीं होते हैं, या हमें वो टीचर पसंद नहीं करता है, समथिंग ऐसे कुछ। तो ऐसे टीचर की क्लास में आप पीछे बढ़िया बैठ गए, आप टीचर को डिस्टर्ब ना करो, टीचर आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वहां पर बैठ के बढ़िया गेट, एससी या जो भी क्वेश्चन है वो आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्लियर? बिना किसी से बात किए, बिना किसी को डिस्टर्ब किए, जो बाकी लोग अपना पढ़े पढ़ाएं, जो भी करना है करे, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहो। और दूसरा क्या होता है, अगर आप कैंपस में रह रहे हो, यानी कि हॉस्टलर हो, तो आप लाइब्रेरी में जा सकते हो। लाइब्रेरी में बिना किसी को बताए अकेले गए, ऐसा नहीं गेट टुगेदर करके चले गए लाइब्रेरी में और फिर वहां पर मस्ती मजाक चल रहा है, तो अकेले लाइब्रेरी में चले जाओ और वहां पर बढ़िया पढ़ो, वहां पर प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाओ। क्लियर? वहां पर बैठ के पढ़ने से जैसे मैक्सिमम चीजें डिस्ट्रैक्शन आपका नहीं होगा। क्लियर? तो वो आप एक प्लानिंग कर सकते हो। और दूसरा क्या है कि जब आप वैसे भी जब देखो, जैसे मान लो सपोज डेट सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में या फाइनल ईयर में, तो जब आप सेमेस्टर के लिए देखो, कभी कभी गलतियां कहाँ पर हो जाती है बच्चों से गलतियां कहाँ पर होती हैं, वो पहले सेमेस्टर का नहीं पढ़ते, पहले गेट सी इसमें सब खो जाते हैं। जो सेमेस्टर आता है तो 15-20 दिन या एक महीने फिर सेमेस्टर पे पूरा, फिर गेट वहाँ से टच हट जाता है। तो कहीं ना कहीं लास्ट में दिसंबर में आपका जैसे एग्जाम का पेपर होता है और जनवरी फरवरी में आपका गेट एंड सी होता है, तो जनवरी फरवरी में आपका गेट का टच हट जाता है। क्लियर? और प्रॉपर तरीके से आप गेट पे कंसंट्रेट नहीं हो पाते, क्योंकि आपने सेमेस्टर पहले से देखा नहीं है, तो वहां पर जाके गेट के प्रिपरेशन आपकी लैग कर जाती है। और गेट का जो मेजर जो रैंक आता है वो नवंबर दिसंबर और जैन के एफर्ट पे ही आता है, और नवंबर दिसंबर जैन का एफर्ट आपका खराब हो गया, और वो खराब होगा तो गेट का पूरा प्रैक्टिस, क्योंकि गेट का जो एग्जाम है प्रैक्टिस पे बेस्ड होता है दोस्त। प्रैक्टिस देखो, मे बी नॉलेज तो है ही है, नॉलेज तो आपके पहले से, नॉलेज तो बहुत लोगों का, बहुत सारे फैकल्टी भी एग्जाम देते रहते हैं, तो उनको तो और ज्यादा नॉलेज है। क्लियर? तो उनकी प्रैक्टिस नहीं है तो उनका एग्जाम नहीं निकलता, उनके माइनस में आ गया, कट ऑफ भी नहीं निकला। तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर पहले से ही आप सेमेस्टर करते हुए चलोगे तो लास्ट में सेमेस्टर पे बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देना पड़ेगा, तो जिससे आपका गेट का जो टच है या जो प्रैक्टिस है वो लैक नहीं करेगा, थोड़ा बहुत डेविएट होगा, लेकिन उसको आप लास्ट में मैनेज कर सकते हो। क्लियर? बैलेंस कर सकते हो। तो ये आपको एक एडवांटेज मिलने वाला है, ये एक एडवांटेज आपको मिलने वाला है जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। और जो पास आउट है तो उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्लियर? उनको तो जैसे मन करे वैसे वो नवंबर दिसंबर भी उनका है, जनवरी भी उनकी है, अक्टूबर सितंबर भी उन्हीं का है। अब वो प्रिपरेशन अगर नहीं कर रहे हैं तो वो तो केवल एक्सक्यूज बनाने में लगे हुए हैं। क्लियर? उनका प्रॉपर स्ट्रेटजी होना चाहिए और उनको जो है डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको जो है कहीं का एग्जाम नहीं देना है। क्लियर? मतलब कॉलेज सेमेस्टर या प्रोजेक्ट का लोड नहीं है, तो वो थोड़ा सा अपने को बैलेंस करके चलना है। नेक्स्ट, टिप्स फॉर गुड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन। देखो, मैं यही बोलूंगा टिप्स या जो भी मैं यहाँ से सजेशन आपको दे रहा हूँ दोस्त, जैसे पहले क्या होता था, आपका थर्ड ईयर अलाउ नहीं होता था, इस बार थर्ड ईयर भी गेट में अलाउ है। मेरे टाइम पे भी थर्ड ईयर गेट में थर्ड ईयर अलाउ था और मैंने वन ऑफ द बेस्ट ARR स्कोर किया था 2011 में। तो मेरे टाइम पे अलाउ था, कुछ टाइम में बीच में बंद हो गया था, अभी फिर से अलाउ हुआ है। तो थर्ड ईयर अलाउ होने की वजह से
और दूसरा एग्जाम का थोड़ा सा पैटर्न जो उन्होंने चेंज किया है क्लियर पेपर का, उसकी वजह से एग्जाम का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है दोस्त। अब इस चीज को आपको समझना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। तो पहली चीज तो सब्जेक्ट को डेप्थ में पढ़ो। दूसरा टाइम मैनेजमेंट आप अपने अकॉर्डिंग प्लान करो। क्लियर, अपने को समझो पहले, अपनी की चीजें देखो। देखो अपन देखो आपको 8-10 दिन लगेगा मे बी, आपने को पहले टारगेट दो, उसका रिव्यू करो, वहां पे जो गलतियां हो रही हैं अपने से उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करो। दूसरों से अपना शेड्यूल मत बनवाइए। कई सारे लोग दूसरों से शेड्यूल बनवाने की कोशिश करते हैं, बताइए भाई तेरा शेड्यूल क्या है, वही मैं फॉलो करूंगा, तो वो आप नहीं कर पाओगे। किसी को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दोपहर में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को इवनिंग में, किसी को रात में। अब आपको क्या अच्छा लगता है वो आपको पता है। तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो टाइम प्लान आप करिए, पहली चीज। दूसरा मैंने पहले भी बोला है, सब्जेक्ट वाइज आप प्लानिंग करिए और बेसिक सब्जेक्ट को पहले आप अप्रोच करिए और उन पे टाइम थोड़ा ज़्यादा दीजिए। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज़्यादा दीजिए। क्लियर, कुछ लोग क्या होते हैं कहीं ना कहीं थ्योरी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। रिसर्च कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे एक दो सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया कर लिया, कमांड कर लिया, बाकी सब्जेक्ट पे अच्छा नहीं कर पाए, तो वैसा भी नहीं करना। और दूसरा, जैसे अभी देखा जाए तो आज 9 अगस्त है, जिस दिन मैं इस सेशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अब देखा जाए तो आपके पास 4-5 महीने का टाइम है। तो अब दो सब्जेक्ट, जैसे अगर मैं बात करूं मैथ और दूसरा एप्टीट्यूड, ये गोल्डन सब्जेक्ट होते हैं और ये रैंक डिसाइडिंग एंड कट ऑफ क्लियर करवाने में आपकी मदद करते हैं। अगर आप कट ऑफ के लिए जा रहे हो, रैंक के लिए जा, तो रैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जैसे मैथ 15 नंबर की हो गई और 15 नंबर का एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश मिला के, क्वांट एंड इंग्लिश मिला के, ये 15 मार्क्स का हो गया। तो यहां पर अगर इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इन दोनों को अगर आप मॉर्निंग और इवनिंग बेसिस पे करते हो, मान लो जैसे आपने सुबह आप उठे और सुबह उठते पहले आपने 1-1.5 घंटे जो है मैथमेटिक्स कर लिया, या जो भी आप अपने को टारगेट देते हो वो अगर आपने यहाँ पर फुलफिल कर लिया, तो आपका मैक्सिमम काम हो जाएगा 1.5 आवर के आसपास। जैसे आपने मैथमेटिक्स देख लिया, शाम को डिनर करने के बाद सोने से पहले 45 मिनट या आधे घंटे के आसपास जो है वो आपने एप्टीट्यूड पढ़ लिया, जस्ट लाइक अ मेडिसिन, जस्ट लाइक अ मेडिसिन। क्लियर, अगर आपने ये 20 दिन भी मंथ में फॉलो कर लिया, 20 डेज, तो आपको पता नहीं चलेगा कब ये 30 मार्क्स आपके तैयार हो गए। और ये बोनस है आपके लिए। क्लियर, ये बोनस है, इसमें गलती नहीं होने देना है। क्लियर, तो ये आपकी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और एट अ टाइम मैं हमेशा ये बोलता हूं, सिंगल टेक्निकल सब्जेक्ट आपको हैंडल करना चाहिए, सिंगल टेक सब्जेक्ट देखना चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं 3-3 2-2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ो, नहीं, गलत है। सिंगल टेक सब्जेक्ट जो मुझे समझ में आता है, बाकी डिफरेंट पर्सन की अपने डिफरेंट ओपिनियन हो सकती है, प्लस माइनस वो जाने क्या होता है, और आप अगर उनको फॉलो कर रहे हो तो आप उनसे डिस्कस कर सकते हो। मेरे अकॉर्डिंग सिंगल सब्जेक्ट आप टेक्निकल एक दिन में हैंडल करिए। क्लियर, उसकी थ्योरी पढ़िए, उसके क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, अगर आप करना ही चाहते हो, एक और सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, तो एक सब्जेक्ट आधे घंटे 45 मिनट के रिवीजन पे रख सकते हो। आप नया मत पढ़िए उस सब्जेक्ट में, रिवीजन दे सकते हो, रिवीजन। तो वैसे भी अगर आप देखोगे तो आपके 4 सब्जेक्ट हो गए, 2 आपके नॉन टेक टाइप के और 2 आपके टेक। एक आप नया पढ़ रहे हो, एक आप रिवीजन पे रख रहे हो, और एक मैथमेटिक्स हो गया, एक एप्टीट्यूड हो गया। तो 4 सब्जेक्ट तो वैसे ही आपके हो गए जो डेली बेसिस पे आप यूज कर रहे हो। 4 सब्जेक्ट तो वैसे भी आपके हो गए जो आप डेली बेसिस पे जो है वो यूज करने वाले हो। तो ये थोड़ा सा बेटर हो सकता है टाइम मैनेजमेंट। क्लियर, आप ऐसे फॉलो कर सकते हो। और थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो इस नंबर पे आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, अपन शेड्यूल भी बनवा देते हैं। क्लियर, शेड्यूल बनवाने में भी आपकी मदद कर सकते हैं, क्लियर, प्रॉपर वे में। तो वो आपकी कंडीशन समझ के अपन गाइडेंस आपको दे सकते हैं। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्ट, क्लियर, मैनेज योर टाइम वाइजली। देखो, टाइम आपके पास जो है वो 24 आवर ही है। क्लियर, अब उस 24 आवर को आप कैसे मैनेज करते हो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव वे में मैनेज करते हो, यानी शार्प वे में, शार्प माइंडेड के साथ, या फिर वही है लेबर की तरह आप लग जाते हो, तो वो आपको थोड़ा समझना है। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं। यूज अ प्लानर फॉर ऑल असाइनमेंट। एक प्रॉपर तरीके से प्लानर यूज करिए, यानी प्लानिंग यूज, बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं मैं कोई बात कर रहा हूं। जो भी असाइनमेंट या टास्क या सब्जेक्ट या टॉपिक या सेक्शन वाइज जो भी आप मॉड्यूल अपने आप को दे रहे हो, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानर यूज करिए कि इस प्लानिंग के साथ इस टाइम पे अपने को ये खत्म करना है। क्रिएट शॉर्ट टर्म स्टडी गोल। बहुत बड़ी बड़ी बातें मत करिए, बड़े बड़े प्लान मत बनाइए। कुछ लोग होते हैं इतने बड़े प्लान बना देते हैं कि प्लान बनाने में ही थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो वैसी प्लानिंग नहीं करनी है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी है। शॉर्ट टर्म, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट की, या एक सेक्शन और 2 सेक्शन, मॉड्यूल वाइज आप प्लानिंग करिए, मॉड्यूल वाइज। हैव अ पीरियोडिटी फर्स्ट, क्लियर, विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी टॉपिक एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। मैंने आपको हमेशा बोला है कि हमेशा उन टॉपिक को आप पीरियोडिटी बेसिस पे या फर्स्ट रैंकिंग पे रखिए जिनका या तो वेटेज ज़्यादा है और या तो जो है वो बेसिक सब्जेक्ट है, वो थोड़ा आप प्रॉपर तरीके से देखिए।
एंड फिर ब्रेक डाउन द असाइनमेंट इनटू स्मॉल टास्क। स्मॉलर टास्क में असाइनमेंट को क्या करिए, ब्रेक करिए। छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उनको जो है छोटे छोटे असाइनमेंट में आप ब्रेक करिए और छोटे छोटे असाइनमेंट के बेसिस पे आप जो है वो प्रॉब्लम को अप्रोच करिए। डोंट ट्राई द मल्टीटास्किंग व्हाइल स्टडिंग। मल्टीटास्क मत करिए, क्लियर। ऐसे नहीं कि आप पढ़ भी रहे हो, खाना भी खा रहे हो, म्यूजिक भी सुन रहे हो, वीडियो भी देख रहे हो, टीवी भी देख रहे हो, मैच भी देख रहे हो, क्लियर, समथिंग ऐसे कुछ बात भी कर रहे हो। नहीं, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिंगल माइंडेड आप केवल पढ़ाई करिए। और मैंने ये भी बोला है, बढ़िया टेबल और चेयर को यूज करके पानी वानी रख के पानी प्रॉपर तरीके से ड्रिंक करते रहिए और खाते पीते मतलब ब्रेक लेने के टाइम पे खाइए, क्लियर। तो डोंट ट्राई मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग वे में आपको स्टडी नहीं करना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे लोगों से मिलना बंद करिए, बात करना बंद करिए जो आपको नेगेटिव या डिमोटिवेट करते हैं। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव अप्रोच को आप प्रेफर करिए। और ऐसा अगर आप करते हो तो धीरे धीरे आपका जो है वो मोटिवेशन लेवल या एग्जाम को पढ़ने या समझने का जो वे है वो बदलना शुरू हो जाएगा। तो हमेशा डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया या जो भी कुछ है, फेसबुक, व्हाट्सएप, आप उसको ड्रॉप कर दीजिए। अदरवाइज फिर लास्ट में आपके पास बचेगा कुछ नहीं, अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्लानिंग या एग्जाम के प्रिपरेशन नहीं की तो। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें मैं हमेशा आपको जो है वो सजेस्ट करता हूँ। हमेशा इस पॉइंट पे मैं जो है वो आपको फोकस करने की कोशिश करता हूँ। क्या? क्वालिटी और क्वांटिटी। क्वालिटी या क्वांटिटी, क्लियर। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ क्वालिटी ओरिएंटेड जो है वो पढ़ाई करिए, ना कि क्वांटिटी ओरिएंटेड जाइए। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं कई बार देखा हूँ बच्चे क्या बोलते हैं, जैसे इस क्वालिटी वाले टॉपिक में अगर देखा जाए तो कई बार बच्चे क्या बोलते हैं कि सर मेरा फ्लूइड मैकेनिक्स में बंसल खत्म हो गया है तो क्या मैं मोदी सेट शुरू कर लूँ। बेटा मोदी सेट खत्म हो गया है तो क्या मैं इसके सोमन बिस्वा शुरू कर लूँ, के.एल. कुमार सुब्रमण्यम, स्टीटर मुंचन, फ्रैंकम वाइट या आपकी फॉक्स हो गई। तो बहुत सारा बुक है, आप कितना करते रहोगे। क्वांटिटी बहुत है, डिपेंड करता है क्वालिटी आप क्या ले रहे हो। किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप पढ़ रहे हो, आपने उसको समझ लिया प्रॉपर तरीके से, माइंड में आपका वो स्टोर हो गया है, आपने उसके प्रॉपर क्वेश्चन कर लिए। आप जरूरत नहीं है उस टॉपिक को देखने की, क्लियर, कि उस टॉपिक को फिर दूसरे बुक से। तो क्वांटिटी के लिए मत जाइए, क्वालिटी वाइज जो है आप स्टडी करिए। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बन के मत रहिए, क्लियर। क्वांटिटी के लिए मत जाइए, हमेशा दोस्त क्वालिटी के लिए जाइए। क्वालिटी, क्लियर। जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो सॉलिड वे में होना चाहिए, सॉलिड वे में, क्लियर, सॉलिड वे में होना चाहिए। यानी प्रॉपर जीरो से लेकर टॉप तक बिल्कुल डेप्थ में अपने को जाना है, चाहे वो कन्वेंशन सेक्शन हो, चाहे वो इंटरव्यू। अभी जैसे मैंने बहुत सारी सीरीज स्टार्ट की है, एक इंटरव्यू सीरीज स्टार्ट की है, तो 15 मिनट का इंटरव्यू सीरीज है। अब मान लो सपोज दैट आपको जो है सुपर चार्जिंग समझ में नहीं आता, तो सुपर चार्जिंग के लिए आपको 5 घंटे का रिकॉर्डिंग लेक्चर नहीं देखना है। अब मैंने 15 मिनट का सुपर चार्जिंग बनाया, आप उसको देखो, प्रेफर करो। मान लो आप सरफेस टेंशन का एक बेसिक आइडिया लेना चाहते हो, ओवरव्यू, तो मैंने उसका एक ओवरव्यू बनाया, वो आप देखिए ना, क्लियर। आपका इंटरव्यू में जैसे क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर, तो इंटरव्यू के 10 मिनट 15 मिनट में जो क्वेश्चन होते हैं, जो आंसर आप देते हो, तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरव्यू में हम आंसर कैसे करें 10 मिनट में, तो वैसे बहुत सारी सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत सारी इसी चैनल पे, क्लियर। तो ये सब क्वालिटी को लेके है, क्वांटिटी को लेके नहीं है कि क्वांटिटी में मैं कुछ भी कराता जा रहा हूं, क्लियर। मैंने एफएम के 1000 क्वेश्चन उठा लिया, 1000 क्वेश्चन में 5 महीने करवा रहा हूं, तो वो यूजलेस है, क्लियर। क्वालिटी करना है, क्वांटिटी नहीं करना है आपको, क्लियर। तो क्वांटिटी वाइज क्वालिटी वाइज जो है अपने माइंड को ट्रेन करिए, ना कि क्वांटिटी। चलिए नेक्स्ट, टाइम ऑफ अ टॉपर स्टूडेंट। टाइम टेबल, बहुत सारे बंदों का ये माइंड रहता है, माइंड में ये रहता है कि टाइम टेबल टॉपर का क्या होता है। टॉपर का क्या 26 घंटे होते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा तो नहीं होते हैं, 28 घंटे 30 घंटे तो वो कहीं नहीं पढ़ लेता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त। टॉपर भी जो बनता है वो आप ही लोगों के बीच में से होता है, या आप ही में से कोई एक होता है। और उसका भी जो टाइम टेबल होता है वो नॉर्मल टाइम टेबल होता है। जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा था, ये सारी पॉइंट उस टॉपर की टाइम टेबल में या उसके स्ट्रेटजी या उसकी प्लानिंग में होते हैं, और वो जानता है इन पॉइंट को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करना, क्लियर। जो हम या आप नहीं करते हैं और एग्जाम के लास्ट में हमें रियलाइज होता है, जब अपना रिजल्ट आता है, डिक्लेयर होता है और अपना बढ़िया रैंक मालूम नहीं आता है, क्लियर। तो उस कंडीशन में जो है अपने को रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं हमने स्ट्रेटजी में जो है वो गलती कर रखी है, और टॉपर जो होता है उसी स्ट्रेटजी को जो है फॉलो कर लेता है। तो आपको टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बनाना है, किसी दूसरे के अकॉर्डिंग नहीं, या किसी दूसरे का टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है। और टाइम टेबल जो है वो जो प्रिपेयर करना है वो बिल्कुल इफेक्टिव वे में करना है, और उसमें डेली
डेली बेसिस पे ओवरव्यू या उसमें रिव्यू करते रहना है, रिव्यू करके उसमें मॉडिफिकेशन करते रहे। जैसे टेस्ट सीरीज बहुत सारे लोग देखते हैं, बोले कि एक सर ने बोला था 20 पेपर देने, तो 20 पेपर मैंने दे दिया और मेरा काम खत्म हो गया। नहीं, टेस्ट पेपर इज अनदर प्रोसेस ऑफ लर्निंग। अगर आप पेपर की इंपॉर्टेंस समझ रहे हो तो कुछ लोग पेपर को यूज करते हैं जज करने के लिए, दोस्त से कंपेयर करने के लिए कि मेरे दोस्त को कितना आता है, मुझे कितना आता है। क्लियर, वो ये नहीं जानते हैं कि पेपर जो है एक मीडियम होता है लर्निंग का। क्लियर, अनदर मेथड है लर्निंग के लिए। जैसे अपन टॉपिक को पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से कुछ सीखते हैं, कुछ टेस्ट पेपर से अपन सीखते हैं, कुछ गलतियां करते हैं पेपर में, तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपको रिकॉल हो जाती है। तो आइडिया थिंकिंग जो आपकी होती है वो आप बदलिए। हर एक चीज़ जो है वो प्रॉपर वे में क्या है उसके लिए प्रॉपर थॉट आप डेवलप करिए। उसके लिए गलत चीज़ें मत बनाइए कि पेपर से दोस्त से कंपैरिजन करना है, समथिंग नेगेटिव मार्क। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पेपर में मैक्सिमम मार्क्स या टॉपर के लिए मत